फेरोसिन। फेरोसिन में क्या होता है, आयरन C5H5 ट्वाइस, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, पिछली बार भी बताया था, है ध्यान? कैमरे में ध्यान नहीं रखना, वैसे ही पढ़ने की कोशिश करनी है जैसे को पहले पढ़ते थे, ठीक है। FeC5H5 ट्वाइस। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन दे रखी है, प्रिपरेशन में सबसे पहले तो हमें ये ही चाहिएगा C5H5 ट्वाइस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। कैसे है ये, ऐसे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी लगा सकते हो, पहले भी बताया था, और एक वैलेंसी इसकी खाली भी छोड़ सकते हो। इतनी बता की समझ। तो ये कैसे बनता है, डाइसाइक्लोपेंटाडाइइन। ये क्या है, डाइसाइक्लोपेंटाडाइइन। दो इन है और दो साइक्लोपेंटा आपस में जोड़ रखे हैं। इसको हीट कर देंगे लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो हीट करने से ये किस में टूट जाएगा, 2 यूनिट बन जाएंगी, C5H6। क्या हो जाएंगी, 2 यूनिट बन जाएंगी C5H6। ये जो बन गया अब साइक्लोपेंटाडाइइन, साइक्लोपेंटाडाइइन, इसकी आगे फर्दर रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सोलवेंट में, क्योंकि इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से एक H पॉजिटिव चला जाए, 2 हाइड्रोजन अटैच है अब यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, C5H6। तो एक अगर ये H पॉजिटिव चला जाए यहां से, तो इसके पास यहां पर आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे ये एरोमेटिक इन नेचर होके स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। समझ गए, एरोमेटिक इन नेचर होके स्टेबिलिटी गेन कर लेगा यहाँ के बाद। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा और ये बन जाएगा आपका 2 सोडियम के साथ सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड। इसका क्या नाम है, डाइइनाइड। साइक्लोपेंटाडाइइनाइड। तो ये क्या था, साइक्लोपेंटाडाइइन। नाम ध्यान रखना पूरा, इसका नाम है डाइइन, क्योंकि ये कंप्लीट एक कंपाउंड है, कोई वैलेंसी इसकी कम ज्यादा नहीं है। डाइइन है ये, साइक्लोपेंटाडाइइन। जैसे ब्यूटीन हो गया, इस तरीके से पूरा कंप्लीट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटाडाइइनाइड। अनायन अगर सोडियम नहीं है इसके साथ, और अगर सोडियम है इसके साथ, तो सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड, क्योंकि कैटायन का नाम पहले बोलते हैं, तो सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड। इतनी चीज आगे समझ। फिर ये जो बन गया हमारा सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड, इसकी फर्दर आगे रिएक्शन कर देंगे FeCl2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर देंगे, FeCl2 के साथ। 2 मोल्स इसके ले लेंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइड के, और 1 मोल ले लेंगे FeCl2 का। ये रिएक्ट करके क्या दे देगा आपको, FeC5H5 ट्वाइस और प्लस 2NaCl। आगे समझ। ये हमारा क्या बन गया, फेरोसिन। फेरोसिन में बॉन्डिंग कैसे है, eta5 से। क्या है, eta5, C5H5 ट्वाइस। पहले भी बताया था eta क्या है, हेप्टिसिटी, यानी कि कितने कार्बन बॉन्डिंग डिस्टेंस में प्रेजेंट है आयरन के साथ। कर लोगे इसकी प्रिपरेशन, 1-2 तरीके और दे रखे हैं, वो आप लोग देख लेना। ये जैसे बुक आप लोग देखोगे ना, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी दे रखी है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सिलेबस में मेंशन नहीं है।
सिलेबस में क्या मेंशन है, सिर्फ इसकी प्रिपरेशन के तरीके, जिसमें से एक तरीका हमने कर लिया, जो दूसरी रिएक्शंस हैं वो आप लोग देख लोगे। सिर्फ फेरोसिन की करना। बुक में जो चैप्टर दे रखा है ये कंबाइंड चैप्टर है साइक्लिक इनका कंपाउंड्स का, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का। तो आप लोग सिर्फ फेरोसिन से ही कंसर्न रखना, फेरोसिन के अलावा दूसरा कोई भी सब्सटेंस आए तो उस पर गौर मत करना। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे पढ़ो तो पढ़ लेना। इसके बाद है इसकी रिएक्शंस। फेरोसिन की रिएक्शंस में क्या बताता है कि इसकी जो रिंग है C5H5 रिंग है ये एरोमेटिक इन नेचर है। इतनी बात तो आ गई ना समझ। दो तो इसमें डबल बॉन्ड ही है पाई इलेक्ट्रॉन वाले और एक नेगेटिव चार्ज, तो टोटल में इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है और प्लेनर है। तो इसलिए ये कैसी है रिंग, एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग में जैसे बेंजीन रिएक्शन देती है वैसे ही ये C5H5 रिंग भी रिएक्शंस देगी। अपने सिलेबस में कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, मनीच रिएक्शन और एक मेटलेशन, 4 रिएक्शन दे रखी है अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ध्यान किसी को? हमारे पास है क्या अब? इसको यूं करके दिखा रखा है आसानी से समझने के लिए। तो अब रिएक्शन करेंगे इसकी CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेंजीन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीशीज है उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से एक हाइड्रोजन, ये C5H5 है ना, तो एक हाइड्रोजन कहीं से भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, असाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, जो अपने 11वीं 12वीं क्लास में की होंगी, समझ गए? तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा सबसे पहले। इलेक्ट्रोफाइल क्या होएगा? कोई भी पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज। ये हमने ले लिया लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या करेगा? ये क्लोरीन को ले जाएगा। इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एल्यूमिनियम का, है ना, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इसने बॉन्ड बना लिए तो 6 ही इलेक्ट्रॉन बने। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लास्ट का p ऑर्बिटल एक वैकेंट है, जैसे BH3 में निकाली थी, BCl3 में निकाली थी। है क्या ध्यान? करके दिखाऊं? एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली का है ना। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन S में 2, P में 1, एक्साइटेड में ये वाला एक्साइट होकर यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे BH3 है, BCl3 है, उसके नीचे एल्यूमिनियम AlCl3 है। ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से AlCl3 क्या है? लेविस एसिड। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन अपने लोन पेयर से इसके साथ बॉन्ड करके और क्या निकल जाएगा? AlCl4 नेगेटिव, ये निकल जाएगा और बच जाएगा क्या हमारे पास? CH3CO पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, और जो C पे Cl था वो Cl नेगेटिव चला गया, तो C पे क्या बच गया? पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, ये स्पीशीज बच गई हमारे पास। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये अटैक कर देगा इस बेंजीन पे, इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग पे। आगे समझ?
ये जब इस पे अटैक कर देगा तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना लेगा। कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा COCH3, कहीं पे भी एक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा COCH3। अब जो COCH3 ग्रुप है इसका नेचर कैसा है, यहीं पे अगर बना दें तो C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कैसा नेचर होता है इसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये जो रिएक्शन होने लग रही थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्यों हो रही थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच मोइटी थी, इलेक्ट्रॉन रिच मोइटी थी, जिस वजह से रिएक्शन करने लग रहा था। जब इस पे एक ग्रुप ऐसा अटैच हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये क्या कर देगा, रिंग को डीएक्टिवेट, रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट। तो अगर हम सबस्ट्रेट हमारे किस में ले लेते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, तो जो दूसरा सब्स्टिट्यूशन होएगा, असाइल ग्रुप जो दूसरा आएगा वो इस रिंग पे ना आके इस रिंग पे आएगा। ये बता गई समझ, क्योंकि जब एक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो गया है तो ये वाली रिंग जो है ये काफी डीएक्टिवेट हो जाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो फिर दूसरी रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होएगा। अगर हम इसको एक्सेस में लेते हैं तो इतनी बात होगी क्लियर। दूसरी बात ये कहता है कि ये जो रिंग है ये आपस में फ्री रोटेट कर सकती हैं, ये आपस में फ्री रोटेट कर सकती हैं। जैसे इथेन होता है, इथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है ना, है कि ध्यान नहीं है। स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन और इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे जो अपन, नहीं ध्यान। जैसे CH3 तो इस कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन हैं और इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन हैं, ये आपस में एक दूसरे की बैक टू बैक आ रहे हैं या फिर रोटेटेड एंगल पे आने लग रहे हैं। ये चीज नहीं पढ़ी हुई आप लोगों ने, नहीं पढ़ी हुई। ये न्यूमन प्रोजेक्शन, सी और प्रोजेक्शन बनाते थे। हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है तो इक्लिप्स्ड है और ये घूम जाएगा, यहाँ पे उल्टा वाई बन जाएगा और यहाँ पे सीधा वाई होगा, तो वो एंटी पोजीशन में आ जाएंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में, है कि ध्यान। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों जो रिंग हैं ये आपस में फ्री रोटेट हो सकती हैं, आपस में फ्रीली रोटेट हो सकती हैं। और इसका एक मतलब एविडेंस क्या देता है कि अगर ये फ्रीली रोटेट ना हो सकती होती तो हमारे पास इस पोजीशन के कोरस्पॉन्ड यहां पर 3 पोजीशन बनती है। एक तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे, एक दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली। जैसे ये 1 है तो ये 1, या फिर इसकी 2 पे भी आ सकता था, 3 पे भी आ सकता था। 2 और 3 इस तरफ से सेम है ना। तो अगर यहां पर रोटेशन ना होती तो ये 2 पे अलग आइसोमर देता, 3 पे अलग आइसोमर देता। 1 डैश अभी ये है, नहीं तो 1 2 डैश हो सकता था या 1 3 डैश हो सकता था। तो ये 2 डैश और 3 डैश आइसोमर नहीं बनते, ये आइसोमर नहीं बनते, नहीं आइसोलेट होते। इसका क्या मतलब है कि यहां से वो फ्रीली रोटेट हो सकती है। आप उसको 2 पे भी लगा दोगे तो भी वो फ्रीली रोटेट होके वही 1 ही कहलाएगी। 3 पे भी लगा दोगे तो भी वो फ्रीली रोटेट होके वही 1 ही कहलाएगी। समझे। जो सिस ट्रांस है, जो सिस ट्रांस का कंसेप्ट है वो हम डबल बॉन्ड में क्यों पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकती, डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकती, जिस वजह से यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, तो वो हमेशा एक दूसरे के ट्रांस में ही रहेंगे क्योंकि रोटेशन नहीं हो सकती। ठीक है। जबकि अगर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, बाकी दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो इसमें हम सिस ट्रांस नहीं पढ़ते क्योंकि यहां पर फ्रीली रोटेट हो सकता है,
फ्रीली रोटेट हो सकता है तो कोई सिस ट्रांस बचेगा ही नहीं, ये कभी घूम के ऊपर आ जाएगा, कभी घूम के नीचे आ जाएगा। समझे? तो इसमें हमेशा 1 1 डैश बनता है कंपाउंड।